In the previous lecture, we discussed what social psychology is, what is the field of social psychology, and we discussed the one process that is very vital for understanding social psychology and the social processes, socialization. Now, in this lecture, we're going to discuss the elements of socialization. First of all, defining socialization, as we did in the previous lecture, I'm just going to go through it one more time. Socialization is a continuous process which starts from the birth and continues till death. The factors which are helpful in forming and continuing socialization process in different phases are called elements of socialization. इनको आप elements भी कह सकते हैं, इनको आप अगर ज़्यादा बेहतर है कि इनको institutions कहें, but because आपके book के अंदर elements का word use किया गया है, that is why मैंने elements का ही word use किया है, which is kind of faulty in my opinion. ये आपका word होना चाहिए है institutions of socialization, क्योंकि ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं ये institutions हैं, जिसके अंदर आपका आता है family, peer group, relatives, educational institutions, religious institutions, political institutions, legislative institutions, culture and civilization, mass media, leadership. इसको मैं institution और elements की बात हम क्यों कर रहे हैं ना, ये institutions हैं, इनके अंदर आपके elements मौजूद हैं, यानी कि आपके social agents मौजूद हैं. तो आप elements का word use कर सकते हैं, but बेहतर ये है कि आप institutions का word use करें. Moving on, we're going to discuss all these elements or institutions one by one. हम start करेंगे first institution से, which is family. फैमिली आपका बेसिक या प्राइमरी ग्रुप कहलाता है, यानी कि आपकी लाइफ का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, यानी इसके अंदर आपके पेरेंट्स आते हैं. फैमिली इज बेसिकली डिफाइंड एज पेरेंट्स एंड देयर लिविंग एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस. आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है आपस में, एक दूसरे की बेसिक नीड्स को शेयर करते हैं और उनके बेसिक नीड्स के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं, यानी कि नीड फॉर लव, नीड फॉर केयर, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल. एक बच्चा जब सीखना शुरू करता है, जो उसकी ज़िंदगी की पहली चीज़ें जो उसे सीखनी होती है, जो पहले अराउंड 3 इयर्स वो सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली के साथ या रिलेटिव्स के साथ गुजारता है. उस टाइम पे बच्चा सोशल एटीट्यूड्स डेवलप करता है, लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, अपने इंटरेस्ट डेवलप करता है, रिलेशंस देखता है कि किस तरह से होते हैं, अपनी फैमिली के रिलेटेड कस्टम सीखता है, उसकी फैमिली जो कल्चरल वैल्यूज फॉलो करती है और जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, जो रिलीजियस वैल्यूज रखती है, वो सारा कुछ ट्रांसफर होता है इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि 1-2 साल में बच्चे को ट्रांसफर होता है फ्रॉम द फैमिली, इंक्लूडिंग द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, इंफीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस एंड वही सब कुछ जो कि उनके पेरेंट्स के अंदर मौजूद होता है, वो चीजें वो ट्रेस एलिमेंट्स में अपने बच्चे को ट्रांसफर करते हैं. Parents are the head of the family and are responsible for social training of their children, not only in the eyes of social, moral, and religious teachings, but also in the eyes of development, social and educational psychologists. यानी कि not just कि आपने ये चीजें ट्रांसफर करनी है, आपके जो वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि पेरेंट्स के थ्रू बहुत सी चीजें जो है वो ट्रांसफर होती हैं, इंक्लूडिंग टेम्परामेंट्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स. Family plays a key role not only in the early upbringing of the child, but also in learning rules, need satisfaction, and social adjustment. आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाता है टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. बेसिक नीड्स आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यानी कि आपका खाना पीना, आपकी बॉडीली नीड्स को पूरा करना, आपकी जो अर्ली आपकी कपड़े, आपकी बेसिक नीड्स के अंदर आपकी फूड, क्लोथिंग, सिक्योरिटी, आपकी एजुकेशन का इंतजाम करना, आपकी मॉरल ट्रेनिंग करना, ये सारा आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है. दे प्रोवाइड चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट. They train children according to the rules of developmental psychology. Parenting के accordingly और physical growth को monitor करते हुए आप बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, जब चीज़ें आपने mind में रखनी होती हैं, to provide love, care and unconditional regard according to their temperament and aptitude. यानी कि बच्चे का जो टेम्परामेंट है, बच्चा इजी गोइंग चाइल्ड है, बच्चा डिफिकल्ट चाइल्ड है, या बच्चा जो है वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, या उसको कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से उसके मूड या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स एडजस्ट करते हैं और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें. दे हैव टू मेक श्योर कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज हो. बच्चा जब बड़ा हो तो वो बचपन से ही अपने आप को पसंद करे, अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखे, अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से
assess करे. To keep a uniform policy in providing facilities to all children just so उनका किसी किस्म का complex develop ना हो, उनको किसी किस्म की inequity की perception ना हो, and they have to follow democratic style of pet training except any other style. Democratic parenting जो होती है इसके अंदर ये होता है कि आप बच्चों को इक्वल्स के तौर पे करें ट्रीट, उनको आपस में उनको कोई डिफरेंस ना लेके आए, एंड यू ट्रीट देम एज इंडिविजुअल्स. अब डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो होती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्लेज अ रोल बच्चे की. अब बच्चे के इमोशंस को समझते हैं तो बच्चा अपने इमोशंस डेवलप भी करता है. आप उनकी सोशल इमोशनल नीड्स और उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्हेन यू आर फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग और पेरेंटिंग. It provokes trust in the children for their parents and is helpful in developing higher self-esteem, self-control, adjustability, and adaptability. अगर आपको याद हो तो हमने एरिक्सन का जो पढ़ा था सोशल डेवलपमेंट का मॉडल, उसके अंदर भी हमने बात की थी इनकरेज करने पेरेंटिंग स्टाइल्स की, कि हाउ पेरेंटिंग स्टाइल्स, डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट इन अ चाइल्ड, और किस तरह से फिर आगे उनको आप फॉलो अप रखते हैं. तो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होती है तो बच्चा पॉजिटिव साइड पे रहता है, एडजस्टेबल एडजस्टिंग बिहेवियर होता है उसका, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो अपनी एनवायरनमेंट को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है और चेंजिंग चीज़ों के साथ अडेप्ट कर सकता है इजीली. एंड ऑब्वियसली उसकी हायर ऑर्डर जो नीड्स हैं उनकी उनकी सेटिस्फैक्शन में आगे जाके वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेगा. सेकेंड इज पेयर ग्रुप. पेयर ग्रुप आपका अगर आसान अल्फाज में बताएं तो आपके दोस्त अहबाब जो होते हैं वो आपका पेयर ग्रुप होता है. पेयर ग्रुप इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. इसमें ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मोर और लेस द सेम एज, सेम इंटरेस्ट, सेम नीड्स एंड सेम कल्चर, यानी कि उनके मोर और लेस जो सारी उनकी नीड्स हैं या उनकी जो सोसाइटी है वो सेम है, और उनका सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है. उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं, उनकी नीड्स एक जैसी होती हैं, और उनका जो वैल्यूज, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस हैं जो फॉलो किए जा रहे होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं. Social interaction in peer group starts from as young as 6 months as he is seen to be attracted towards his peers and reacts in the same way. अगर आप किसी एक ऐसी environment में बैठे हैं जहाँ पे बच्चे हैं 3-4, आप नोट करेंगे कि इवन टॉडलर्स या बेबीज या इन्फेंट्स जो हैं वो भी एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं बुलाने की, मुखातिब करने की, उनको टॉयज में देते हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं अपने ही तरीके से, जितनी भी उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई होती है. तो दैट इज द वन एविडेंस कि बच्चों के अंदर एज यंग एज 6 मंथ्स उनके अंदर सोशलाइजेशन डेवलप हो चुकी हुई होती है, वो सोशली इंटरैक्ट करने के काबिल होते हैं. The real role of peers starts during the age of 2 years when the child has more chances to see his age fellows in the neighborhood and relatives gathering. यानी कि आपके कजन्स वगैरह होते हैं, आपके एज के लोग होते हैं, आपके नेबरहुड पे एज फेलोज होते हैं आपके, आप उनके साथ एट द एज ऑफ 2 years जब आप चलना फिरना शुरू कर गए हैं, आपके पेरेंट्स आपको यहाँ वहाँ लेके जाते हैं, आपकी लैंग्वेज कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुकी है, आप सोशल एबिलिटीज डेवलप कर चुके हुए हैं और आप इंटरैक्ट कर सकते हैं उनके साथ गैदरिंग्स में. इट प्रोवाइड्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज टू इंटरैक्ट विद देम. With the passage of time, he spends more time in his peer group's company than in the family. His nature of friendship goes on changing with the increase in age in accordance with the educational, professional, recreational, social, moral, and political interests. अच्छा, पेयर ग्रुप के अंदर आपकी सोशलाइजेशन जो है वो अक्रॉस अदर ग्रुप्स जो है वो आपकी चेंज होती जाती है. आपका एक जो फर्स्ट पेयर रिलेशन है वो जिस टाइम बनना स्टार्ट होता है छोटी एज में, उसके बाद ना इसी तरह की ब्रिंगिंग अप और इसी तरह की वैल्यूज के साथ या इसी तरह की इंटरेक्शन के बाद जिस टाइम आप जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल, यू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, आपका वहाँ पे यही वाला जो एक पेयर ग्रुप वाला फैक्टर है या जो इंस्टीट्यूशन है या जो एलिमेंट है, ये वहाँ पे मोल्ड होके आपका उसी तरीके से फंक्शन करता है. फिर जब आप वर्क प्लेस में जाते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाते हैं, वहाँ भी आप एक पेयर ग्रुप बनाते हैं, अपने वर्क पीयर्स बनाते हैं. पेयर इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू फ्रेंड्स, इट्स रिलेटेड टू पीपल हु यू कैन इंटरैक्ट विद सोशली, जो आपके तरह के लगते हैं, आपको लाइकेबल लगते हैं, सेम इंटरेस्ट आपको फील होता है, उनकी नीड सेम होती हैं, आप उनके साथ एक ही कल्चर में रह के काम कर रहे हैं या फंक्शन कर रहे हैं इन सोसाइटी, तो यू कैन इंटरैक्ट विद देम. Researchers show that the child plays in the company of opposite sex till age 7 and afterwards prefers to play with the same sex till adolescence and is attracted again towards opposite sex in the early adulthood. अगर आप इस चीज़ को नोट करें, आप इस चीज़ को खुद भी समझ सकेंगे कि एक बहुत लंबे अरसे तक बच्चा जब छोटा होता है तो उसको जेंडर डिफरेंसेस का नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता कि उसका जेंडर कौन सा है और दूसरा जेंडर कौन सा है. वो इन सबको एक ही लेवल पे लेके चलते हैं. उनके पेयर ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होते हैं.
जिस टाइम पे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, वो थोड़ी सी अपनी सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, तो उस टाइम पे बच्चा सेम जेंडर के साथ इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता है अंटिल ही इज़ अ यंग एडोलेसेंट। और जिस टाइम पे उसकी एडोलेसेंस वो एंटर करता है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता द पर्सन आइदर ही इज़ अ गर्ल आइदर शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ अ बॉय, वो फिर ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है, वो इस तरह की होती है कि उनकी इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। Peers play an important role in the development of self-esteem and self-respect. Peer group अच्छा किस तरह से जनरली आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ, क्योंकि आपकी सेम एज मेट्स और पीयर ग्रुप के अंदर आपकी इवैल्यूएशंस हो रही होती हैं आपके बिहेवियर की, आपकी इंटरेस्ट की। व्हेन दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड, आपकी अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं इवैल्यूएशंस, तो आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। अगर रिडिक्यूलिंग की तरफ चली जाती है या आपका कोई मजाक बना लेता है या आपको डिमोरल करने की कोशिश की जाती है आपके पीयर ग्रुप में, तो आप उसकी तरफ से हट जाते हैं या फिर वो चीज़ आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को एडवर्सली अफेक्ट करती है। Peer group provides motivation for skillful learning and achievement. Peers help in learning emotional expressions like aggression, love, hatred, and affiliations. आप थ्रू इंटरेक्शन, थ्रू सोशल इंटरेक्शन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। आपने गुस्से में किस तरह से बिहेव करना है, इवन किस तरह से कंट्रोल करना है अपने गुस्से को, अपने लव का एक्सप्रेशन, आपने अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, किस हद तक करना है। आपको किसी चीज़ से हकारत हो रही है, नफरत हो रही है, तो आपने उसको किस तरह से चैनलाइज करना है और आपने अपनी एफिलिएशंस किस तरह से बनानी है। यानी कि अपने पीयर ग्रुप में किन लोगों के साथ आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरैक्ट करना है और किन लोगों के साथ आपने मतलब एक लिमिट रखनी है, ऑल दोज़ थिंग्स। लाइक आप ये सीखते हैं अपने इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड एट द सेम टाइम हाउ टू कंट्रोल देम। Peers are also helpful in self-exploring, interpreting and applying the rules in person, free from elders' pressure. आप जिस टाइम पे अपने बड़ों से अलग होते हैं और अपने आप को फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शन समझ रहे होते हैं, उस टाइम पे आप अपने आप को एक्सप्लोर अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि लिमिट्स नहीं होती वहाँ पे। अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, उसको इंटरप्रेट और अप्लाई करने में उन चीज़ों में आपके पेयर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है। Peers also provide an environment free from the control of elders' discipline of social and moral codes. यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साथ के साथ, अपने अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट को, अपने नीड्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इफ आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ एन इशू, इज इट जस्ट विद मी और इज इट विद अदर पीपल एज वेल ऑफ सेम एज, ऑफ द सेम कैरियर। ठीक है, आप वो चीज़ें यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। Third institution that we're going to discuss is relatives or elements. Relatives, all along with parents and peer group, play an important role in the socialization process. In a joint family system, the children living with their grandfather, grandmother, uncles, aunts, and cousins have more chances of their broad socialization because उन्होंने बहुत छोटी एज में ज़्यादा रिश्ते निभाना सीखते हैं वो, तो वो सोशलाइज़ करना ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि रूल्स को किस तरह से फ़ॉलो किया जाता है, किस तरह से किसी और के साथ आपने इंटरैक्ट करते हुए किन-किन बातों का ख़्याल रखना होता है। तो वो बहुत सी चीज़ें सीख जाते हैं रादर देन अ न्यूक्लियर फैमिली जो कि सिर्फ़ पेरेंट्स और चिल्ड्रन है, उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती बिकॉज़ उनका अपना एक सेटअप होता है। दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीवन एल्स, या उनके अंदर किसी और कोई क्लैश नहीं आ रहा होता किसी किस्म के ओपिनियंस में। Now, they play a key role in learning of socialization process, language, social skills, rules and regulation, morality, concepts, and emotional expression. In the company of their cousins, they learn better to compete and cooperate than living in separate homes with parents only. इस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ मौजूद है and you are very well aware of how these things function. Moving on, educational institutions. फैमिली और पेयर ग्रुप के बाद फैमिली, रिलेटिव्स और पेयर ग्रुप आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक मेजर इंस्टीट्यूशन की, तो दैट इज दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं इन चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रोसेस. They are not only helpful in developing self-awareness according to social norms, but are also helpful in learning of social and cultural वैल्यूज। यानी कि जो चीज़ें आपको किताबों के थ्रू या टीचर्स के थ्रू या फिर जब आप इंटरैक्ट करते हैं अपनी सोसाइटी के साथ, यानी कि ये आपका सोसाइटी लेवल का एक इंटरैक्शन होता है जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। यू लर्न टू इंटरैक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट backgrounds and different
मतलब जो लोग डिफरेंट किस्म की नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, आप डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपका एक ब्रॉड लेवल का सोशल इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू एंटर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अपने लाइफ का एक लंबा हिस्सा, एक मेजर चंक अपना अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गुजारना होता है। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो इंस्टीट्यूशन कैन गाइड स्टूडेंट्स एज इफेक्टिवली एज अ टीचर. द टीचर इन हिमसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन. आप लोगों ने भी ये चीज फील की होगी अपनी लाइफ में कि आप जिस टीचर के साथ रिलेट कर पाते हैं, जिस टीचर के साथ अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, उन टीचर का आपकी लाइफ के ऊपर एक असर हुआ होगा. उस टीचर की वजह से आपने हो सकता है कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हो सकता है आपने उन टीचर की कोई आदत अपनाई हो, उनकी कोई कही भी बात आपको इस तरह से लगी हो जो आपने अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेके आए हो, या उसको किसी तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश की हो. तो द टीचर हिमसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन. The child learns social rules and regulation, curriculum, and different skills from him. The child's personality is well groomed by the leading qualities of ideal teachers. Educational institutions also transfer cultural heritage and traditions to the new generation and teach them to live life according to modern requirements. आपने अगर घर में कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया, आपने अपने जाके स्कूल कॉलेज में यूज करना सीखा या उसकी बेसिक नॉलेज डेवलप की है, स्किल डेवलप की है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काम ये होता है कि उन्होंने जो कल्चरल हेरिटेज है, जो आपके समाज की, आपके माशरे की जो कस्टम्स ट्रेडिशन, जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनके मुतालिक नॉलेज है, वो तो आपको ट्रांसफर करनी ही है उन्होंने. लेकिन साथ में वो कोशिश ये होती है कि मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो नए ट्रेडिशंस हैं उनको भी आप तक ट्रांसफर किया जाए. सेकेंड ये कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ cognitions, thoughts, and feelings, and actions in physical, mental, and social, moral, spiritual, and practical fields of life is also achieved through educational institutions. First of all, आप सीखते हैं, आप याद करते हैं चीज़ों को. You develop the ability to learn things. आप अपने cognitions को develop करते हैं, आप logical thinking करने के काबिल हो जाते हैं, आप अपनी feelings को control करना, उनको express करना, अपने behavior को express करना, control करना, आपके फिजिकल एक्शन, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, व्हाट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू, अपने मेंटल लेवल को किस तरह से आपने नरिश रखना है, आपने सोशल स्किल्स किस तरह से डेवलप करनी है. आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि मॉरली व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट. आप बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं जो कि सीखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे रहते हुए. They also stress the importance of self-control. The student is taught to control his wishes and wait for a suitable time to fulfill them. यानी कि आपको पता है कि आप क्लास में बैठे हुए मंचिंग नहीं कर सकते, आप कुछ खा पी नहीं सकते, आप रिसेस के टाइम पे ही करेंगे. तो आपको वेट और कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई जाती हैं. Both formal and informal techniques are applied to give students lessons of obedience and compliance. Good educational institutions produce positive and constructive thinking in their students that proves the best motivators in achieving the goals of education and socialization. पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अच्छी आउटलुक लेके अपना काम करें और डिफरेंट नए इनोवेटिव तरीकों को इस्तेमाल करते हुए, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मोल्ड करें और अपने नए नए तरीके से नए हॉरिजॉन्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, अचीविंग द वेरी गोल्स ऑफ एजुकेशन. देन वी हैव रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आपके यही सारे हैं कि आप किस सेट ऑफ बिलीफ को फॉलो करते हैं, आपके घर वाले किसको करते हैं, ये आपको इसकी फर्स्ट आपकी ग्रूमिंग होना शुरू होती है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. वो आपकी फैमिली करना स्टार्ट करती है. फिर उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं, आप उनको समटाइम्स देयर आर टाइम्स इन योर लाइफ जब आप उनको क्वेश्चन करते हैं. फिर आप मजीद, अब आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी फैमिली का रोल है, आपके पेरेंट्स का रोल है. उसके बाद रिलीजियस स्कॉलर्स हैं आपके आपके पास जो आपके आर्काइवल रिकॉर्ड्स पड़े हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, जो आपके पास बुक्स पड़ी हैं, वो हैं जो आप अपने माशरे में होते हुए रिवाज देखते हैं, जो फेस्टिवल्स प्रॉपर देखते हैं आप, जो मौका देखते हैं, जिसको सेलिब्रेट किस तरह से किया जाता है, वो सारा कुछ आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है. और ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम्स आर आल्सो रिलेटेड टू आवर रिलीजन. यानी कि अगर हम मॉस्क एक मस्जिद को एज अ टीचिंग इंस्टीट्यूशन समझते हैं तो इट्स द बेस्ट, हम समझते हैं कि इट्स द बेस्ट फॉर सोशलाइजेशन. तो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है मस्जिद. इस्लाम का अगर आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो आपकी मस्जिद. इस तरह अगर क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए चर्च होगी. कोई अगर हिंदुइज्म से बिलोंग करता है तो उसके लिए उसका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक मंदिर होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ बिलीव्स दैट यू हैव एंड फॉलो, that have been instilled in you by your family.
उसके बाद आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये आपका इस तरह से है कि एज़ वी चूज़ आवर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी एंड आर एफिलिएटेड विद इट, हम एक मेंबरशिप फॉर्म करते हैं या हम उनको वोट देते हैं एंड वी थिंक कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कोई भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की फॉलोइंग में है, तो या आपकी कोई फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड है प्रॉपर्ली, तो अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैव एन इफेक्ट ऑन योर लाइफ, आपकी सोशल स्ट्रक्चर को करते हैं क्योंकि वो पॉलिसीज बनाते हैं। जब वो पॉलिसीज बनाते हैं, दे हैव एन इफेक्ट ऑन योर सोशल इंटरेक्शन एज वेल। आप कोशिश ये करते हैं कि जो लोग लाइक माइंडेड हैं, जो आपकी बात को समझ सकते हैं, जो आपके पॉलिटिकल विजन को समझ सकते हैं, आप उसी तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट करें ताकि आपका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जो है वो कहीं न कहीं से वेरीफाई होता हुआ फील हो रहा हो आपको। तो ये वाली सारी चीज़ें आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में आपके पास आपकी ये सारी जो पॉलिटिक्स और इसके रिलेटेड जितनी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी गवर्नेंस आ जाती है, इसकी स्टाइल्स आ जाती हैं, डेमोक्रेसी आ रही है, आपकी डिक्टेटरशिप आ रही है, आपकी पॉलिसीज़ आ रही हैं, अर्बन प्लानिंग, टाउन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सब कुछ आ रहा है। आपका इन चीज़ों के बारे में क्या ख़्याल है? क्या आप क्योंकि दीज़ थिंग्स अफ़ेक्ट अ कंट्री एंड व्हेन दे अफ़ेक्ट अ कंट्री, उस कंट्री की सोशल लाइफ़ अफ़ेक्ट हो रही होती है। मूविंग ऑन टू लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन सिंपल आपका लॉ एंड लॉ बॉडीज है, यानी कि जो चीजें कानून से रिलेटेड हैं वो सारी आपकी लॉ में। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हैं, उनके लॉज अलग हैं, वो भी आपके लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। आप सिविल रूल्स को देखना चाहें तो वो अलग हैं। आप किसी जगह के किसी इवन आप किसी इंस्टीट्यूशन का जब मेंबरशिप लेते हैं, जब आप किसी चीज का पार्ट बनते हैं, वहां पे एक लेजिस्लेटिव फैक्टर ये होता है कि वहां पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, आप क्या-क्या फ़ॉलो कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं कर सकते। अब लॉ का तरीका ये होता है कि दे नीड टू कंट्रोल एनी सॉर्ट ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। सेकेंडली ये कि इट प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी, ठीक है? आपने अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आपने लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को फ़ॉलो करना है। उसकी जो एक प्रोडक्ट है लॉ, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को फ़ॉलो करना है। और जो भी लॉ को डिसओबे करेगा, द पर्सन इज़ अ क्रिमिनल, इज़ लेबल्ड एज़ अ क्रिमिनल एंड द पर्सन डिज़र्व्स अ पनिशमेंट। आपके लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में आपके आ जाती हैं कोर्ट्स, योर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयर्स, ऑल दीज कोड, ये आपके जितने भी कोड्स बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ आपका लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में आता है, ये रेगुलेट करने के लिए आपकी सोसाइटी को। मूविंग ऑन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अभी हमने बात की है जो सारी रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड लेजिस्लेशंस की, तो ये आपकी कल्चर और सिविलाइजेशन की डायरेक्शन सेट करते हैं, ये तीन चीजें। They play an important role in the socialization process. A child acquires or learns rules and regulation and customs by his culture. आपका एक कल्चर और सिविलाइजेशन वो रवायात हैं, वो रिवाज हैं जो कि राइजुल वक्त हैं एक जगह पे एक पर्टिकुलर वक्त में वो लोग फॉलो करते हैं उस चीज को और उसको वो कल्चर अपना समझते हैं। यानी कि पाकिस्तानी कल्चर है अगर, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि आप पाकिस्तान में रहते हुए सही कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बट आप पाकिस्तान से बाहर जाएँगे तो शायद आप वो चीज़ें अडॉप्ट ना करें। आप किसी और जगह की जियोग्राफिकल कल्चर जो होगा उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है? तो कल्चरल सिविलाइज़ेशन हर सोसाइटी का डिफरेंट होता है। इसी की वजह से आपकी हर सोसाइटी का सोशलाइज़ेशन प्रोसेस डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हुए बड़े हुए हैं, तो आप किसी और मुल्क जाएँगे तो वहाँ के लोगों की सोच, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके लॉज़, उनकी पॉलिटिकल इवैल्यूएशंस, विजन्स, वो सब चीज़ें और तरह की होंगी, आपकी और तरह की होंगी। तो अ, एवरी कल्चर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी पे, उसकी थॉट्स पे, उसके मूड्स पे, उसके ख़यालात पे। मैस मीडिया आपका ये सारा कुछ है जो आपकी एंटरटेनमेंट से एफ़िलिएटेड है, आपके जो अखबारात हैं आपके, आपके मैगज़ीन्स हैं, आप टीवी पे जो कुछ देखते हैं, ये सारा मास मीडिया है। ठीक है? तो मास मीडिया प्लेज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइज़ेशन। आपका मास मीडिया के अंदर आपका इट प्रोड्यूस पीपल फ्रॉम सोशल वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड कल्चर, यानी कि बताया जाता है कि आपकी ये सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको स्टैम्पिंग करने के लिए आपका मास मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अवेयरनेस देता है आपको इकोनॉमिकल लेवल पे, मॉरल लेवल पे, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कॉग्निटिव डायमेंशंस में, जो कि आपके सोशलाइज़ेशन में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि आपको पता चलता है। अब फॉर एग्जांपल
इकोनॉमिक क्राइसिस हो, कुछ भी हो, आपके मुल्क में कोई भी हालात आए, तो न्यूज़ आर द सोर्स टू मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। तो मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे आपको पता होता है कि आसपास, फॉर एग्जांपल अभी कोविड की सिचुएशन में आपको जब पता है कि आपने ये एसओपीज फॉलो करना है, ये टाइमिंग्स फॉलो करनी है, तो आपकी सोशलाइजेशन जो है उसी तरह से अफेक्टेड होती है। Mass media through radio, TV, internet, and the print media, through books, pamphlets, newspapers, and magazines, appreciate their culture and promote positive values which are helpful in recognizing the concepts of nationality and prejudice. आपकी आइडेंटिटी बनाने में, आपकी नेशनलिटी को स्टैम्प इन करने में मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड एटीट्यूड चेंज। आपने इसी एग्जाम्पल को मैं अगर आगे लेके चलूँ कि जिस टाइम पे ये पेंडेमिक आया है, तो इस टाइम पे पीपल वर नॉट वेरी मच एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, रिलक्टेंस थी बहुत ज़्यादा, लोग हिचकिचाते थे मास्क पहनने से, बट नाउ इट हैज बिकम अ नॉर्म, एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि मास मीडिया के थ्रू उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है, लोगों ने फिर उसको इतना अच्छे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट किया है कि इट हैज़ बिकम वन पर्टिकुलर नीड। हमने सोशलाइज करना सीख लिया इन फेस ऑफ दीज चेंजेस, तो वो मास मीडिया को उसके अंदर बहुत बड़ा रोल आता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस इज इम्पॉसिबल विदाउट मास मीडिया। आप सिक्लूजन में नहीं रह सकते, आपको खबर होनी चाहिए हर चीज की। एंड द लास्ट वन, लीडरशिप। लीडरशिप आइदर ऑफ प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि आपका जो भी हेड है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, आइदर फैमिली, आइदर पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आइदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या आपका कोई पर्टिकुलर चैनल है मास मीडिया का, आपके जो भी हेड्स होते हैं, जो भी गार्डियंस होते हैं, दे आर working as leaders, ठीक है, and they work as social organizers and they are helpful in the socialization of their members। आपके जो heads होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या रूल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या नॉर्म्स होंगे, वो उन ट्रेडिशंस को शेप करने में हेल्प करते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल दोस थिंग्स। तो लीडरशिप के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल लाइफ पे एंड एट लार्ज सोसाइटी पे या सोशल इंटरेक्शंस पे। उसी तरह से जिस तरह जो आप स्किल्स डेवलप करती हैं, वो सारा कुछ काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ऑन लीडरशिप। So these leaders, they play a key role in formation of social attitudes, organization, and fulfillment of social needs. If I quickly discuss it, तो हमने आज elements या फिर institutions discuss किए socialization के, which includes the family, peer group, relatives, education institutions, social institutions, political institution, and legislative institutions, culture, civilization, mass media, and leadership. अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फैमिली का है, पीयर ग्रुप एंड रिलेटिव्स, दिस इज इंटर रिलेटेड। ये आपका जो पूरा एक कह लें कि ट्रायो है, ये आपकी लाइफ का फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो बनता है। देन इट कीप्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एज इट एंटर्स, एज यू एंटर द अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। आपका एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस है, ये आपके समवॉट आपकी लाइफ के सेकंड स्टेज पे आते हैं, जिस टाइम आप टीन एज और अपनी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन चाइल्डहुड, उससे आप जब आगे आगे जाते जाते हैं तो आप पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर एंटर होते हैं लेटर ऑन इन योर लेट चाइल्डहुड। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इंटरैक्ट करना स्टार्ट करते हैं अपने कल्चर के साथ, मास मीडिया के साथ, और लीडरशिप के रोल्स को अपनाते भी हैं और उनको फॉलो करना भी शुरू करते हैं। इन सब इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इन सब एलिमेंट्स के अंदर आप जब जैसे जैसे एंटर होते जाते हैं, दे प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग योर पर्सनैलिटी, योर ओपिनियंस, योर एटीट्यूड्स। आप किस तरह से सोसाइटी की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, किन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं और क्यों रिजेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें इनके एक एनालिसिस के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा पाते हैं। That was all for today's lecture. The next one, we're going to discuss how a person develops antisocial behavior.